चलिए जी इलस्ट्रेशन 58 कर रहे हैं। मिसेस जेड की टोटल इनकम है जी 3.5 लाख रुपए की, और वो बता रहे हैं उसकी बाइफर्केशन। इसमें इंक्लूड्स द फॉलोइंग, मतलब ये जो इनकम हम आपको बता रहे हैं ये 3.5 लाख में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कितने हैं जी हमारे पास 30,000 रुपए के। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के ऊपर तो रेट क्या रहेगा जी 20%। विनिंग फ्रॉम द लॉटरीज, अभी आपने पढ़ा नहीं, आईओएस का टॉपिक है जी, फ्लैट 30% इसके ऊपर टैक्स रहता है। कैजुअल इनकम कहीं ना कहीं आया था मेरे ख्याल से स्लैब रेट से फर्स्ट चैप्टर में, तो मैंने आपको बताया था कि इनके अगेंस्ट कुछ भी एडजस्ट नहीं होता, इवन लॉस डेप्रिसिएशन कुछ भी नहीं होता जी, ये इसके ऊपर तो फ्लैट 30% टैक्स देना ही देना है, नो मैटर वॉट। आप कहते हैं सर मेरा नील स्लैब रेट पड़ा है, मेरे को लॉस है, मैंने एटीसी किया है, कुछ भी एडजस्ट नहीं होगा, इस पे तो फ्लैट 30%। तो इन दोनों पे तो स्पेशल रेट है। फिर कहता है 111A, इस पे भी स्पेशल रेट है 15%। तो ये 60,000 रुपए की, तो 350 में से 60,000 रुपए की जो इनकम है वो स्पेशल रेट वाली है और बाकी सारी नॉर्मल रेट वाली है, ठीक है। फिर वो एक और चीज बता रहे हैं, कहता है इसमें एग्रीकल्चर इनकम भी है 50,000 रुपए की। तो हमने कहा ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम तो हमें पीजीबीपी में ले गया, और वो क्या कहता है कि जी पहले आप टोटल इनकम इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम अपना टैक्स निकाल लो, और उसके बाद आप क्या करो, नील स्लैब रेट के बाद एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करके उस पर टैक्स निकाल लो, 1 - 2 करके बैलेंस की आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। तो हमें यहाँ पर ऐसे ही करना पड़ेगा। पहले हमने इन तीनों पे टैक्स निकाल लिया जो स्पेशल रेट वाले थे। देखिए 10,000 पे 1,500 आ गया, और 20,000 पे 30,000 पे 20% आ गया, और 20,000 पे 30% के हिसाब से 6,000 आ गया, ठीक है। उसने सीक्वेंस पता नहीं क्यों ऊपर नीचे कर दिया, ऊपर वाला सेम नहीं रखा। और ये स्पेशल इनकम का टैक्स है क्या, बाकी कितनी बची 290। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा एग्रीकल्चर के लिए, पहले 290 के अंदर 50,000 रुपए हम ऐड करेंगे, और फिर 2.5 लाख जहां पे हमारा नील स्लैब रेट खत्म होता है उसके बाद 50,000 ऐड कर देंगे। 2 बार टैक्स निकालना पड़ेगा, एक बार 4500 और दूसरा आया जी 2500। ठीक है, ठीक है, और इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। इन्होंने थोड़ा सा शॉर्टकट किया है जी, उसको प्रॉपर कंप्यूट नहीं किया, 2,000 माइनस होना चाहिए था, उसने क्या किया, मतलब 2,000 पेड आपको टैक्स देना था, इसने 4500 माइनस 2500, बिल्कुल ठीक है, ये ऐसे ही होगा। एग्रीकल्चर के अंदर ऐसे ही रहता है कि आप पहले टोटल इनकम के ऊपर टैक्स निकाल लेते हैं, और उसके बाद आप फर्स्ट नील स्लैब रेट के बाद एग्रीकल्चर इनकम को निकाल के उसका टैक्स निकाल लेते हैं, और ये माइनस कर देते हैं। तो उसने बिल्कुल ठीक किया जी, 2500 उसमें से माइनस कर दिया, आपका जो टैक्स बना तो वो इस 40,000 पे, मतलब बाकी 290 के ऊपर आपको सिर्फ 2,000 का टैक्स देना पड़ा, और बाकी तो ये ऊपर वाला ही है। 4500 माइनस 2500, सिर्फ 2,000 का टैक्स लगा, बाकी सब इनकम्स के ऊपर, और जो स्पेशल रेट वाली है वो तो सारी टैक्सेबल हैं ही हैं, क्योंकि नील स्लैब रेट बचा ही नहीं है आपके पास। तो ये कितना बना जी 15,500। 87A की रिबेट आपको मिल जाएगी 12,500 रुपए की। किसी भी वैल्यू में कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए जी, आई कैन एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट एंड द ट्रीटमेंट। मैं जब ये क्वेश्चन देख रहा था मेरे को एक ये कन्फ्यूजन हुई कि आपने 3.5 लाख के अंदर 50,000 आपको ऐड करने चाहिए थे, 290 में नहीं करने चाहिए थे, बट इट डजेंट चेंज अ थिंग, क्योंकि इनकी तो स्पेशल रेट है।
ये दोनों इसमें भी ऐड हो जाने थे और वो दोनों बाद में भी। मतलब आप 14,500 में से भी 2500 माइनस कर सकते थे, मतलब तो ये ऐड करके 2500 माइनस करते तब भी ये 15,500 आता। तो उसने उनको अलग ही रख लिया, 60,000 को अलग रख लिया, बिकॉज वो नॉर्मल स्लैब रेट की इनकम्स है ही नहीं, वो तो सारी स्पेशल रेट्स वाली है। आप चाहें तो उनको ऐड करके भी ये कर सकते थे, तब भी ये इसमें कोई फर्क नहीं आना था। That's what I was checking, और मेरे को ऐसा लगा कि 112 में ये बात नहीं लिखी हुई है, 112A में लिखी हुई है। देखिए 87A की रिबेट नहीं मिलेगी। ये जब मैं खोलता हूँ 112A पेज नंबर 45 के ऊपर, तो यहाँ पर तो उसने लिखा हुआ है कि 87A की रिबेट एडमिसिबल नहीं है, लेकिन जब मैं 112 खोल रहा हूँ तो यहाँ पर ये बात नहीं लिखी हुई, ठीक है। तो ये 112A का नहीं है, 112 का है। तो फिर इसीलिए मैंने भी वही चीज़ चेक की, मेरे को भी वही कन्फ्यूजन हुई थी, और इसीलिए उन्होंने दे दिए, क्योंकि 112A होता फिर तो 6,000 पे तो टैक्स देना ही था, उसके अगेंस्ट आप 87A की रिबेट एडजस्ट ना कर पाते। फिर आप इसमें से 15,500 में से 6,000 छोड़ देते, बाकी की रिबेट ले लेते 9500 की। 6,000 प्लस 4% आपको देना पड़ता, क्योंकि उसमें मेरे को 15,500 में बाइफरकेट करना पड़ता कि 12A का कितना टैक्स है, बाकी का कितना है, बाकी में से रिबेट माइनस हो जाएगी, 112A वाले में से रिबेट माइनस नहीं होगी, तो 6,000 बच जाएगा। हाँ जी, जो आप कह रहे थे कि 290 में जिसमें जो फिक्स रेट जिसके अंदर गिवन है वो ऐड करके हम एग्रीकल्चर वाला ट्रीटमेंट करें, अगर वो अमाउंट थोड़ी ज़्यादा होती तो स्लैब रेट चेंज नहीं रहता, फिर डिफरेंट। बट उन पे स्लैब रेट से लगी नहीं, वही मतलब 290 ही नहीं आना चाहिए था, जैसे आप कह रहे हैं। मैं 350 भी लिखता और फिर 50,000 ऐड करता, तो 350 में से स्लैब रेट 290 पे ही लगाता, 60,000 पे स्लैब रेट तो लगा ही नहीं सकता, तो मेरा स्लैब नहीं चेंज होना था, चाहे वो 60,000 की जगह 6 लाख रुपया भी होता, ठीक है। तब आप कहते कि सर फिर आप 5 की जगह 20 में चल जाते, बट मैंने उस पर स्लैब रेट लगाना ही नहीं था, वो तो स्पेशल रेट वाली इनकम है, तो टोटल इनकम में से मेरे को स्पेशल रेट वाली तो अलग लिखनी ही पड़ेगी। आइए जी इलस्ट्रेशन 60 कर रहे हैं। मिस्टर सी इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर 8 प्लॉट्स, कब लिए जी? 1990 में, ठीक है। और उसके फादर ने ये प्लॉट्स खरीदे थे 1960 में, कितने के? 5 लाख के। तो हमने कहा ठीक है, कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ऑनर ही हमारी कोआ बन जाएगी। और फेयर मार्केट वैल्यू इनकी 1/4/2001 को कितनी थी? 8 लाख। अब 5 लाख लेंगे कि 8 लाख लें? तो हमने कहा सर हम 8 लाख लेंगे, 5 लाख को क्रॉस कर देंगे। कहता है 1 जून 2001 को इन्होंने एक बिजनेस शुरू किया एज अ प्रॉपर्टी डीलर, और इन 8 प्लॉट्स को स्टॉक एंड ट्रेड ही बना दिया। हमने कहा ठीक है। सो एंड ही रिकॉर्डेड द प्लॉट्स इन हिज बुक वैल्यू इन हिज बुक्स एट 45 लाख, जो कि उनकी फेयर मार्केट वैल्यू थी ऑन दैट डेट। कौन सी डेट को? 1 जून 2001। थोड़ी अनरियलिस्टिक फिगर है। 1/4/2001 को तो ये 8 लाख के थे, ठीक है। ये 40 साल में तो कितने बढ़े? सिर्फ 2 लाख। और अब 3 महीने में, 2 महीने में ये 8 लाख से बढ़कर कितने के हो गए? 45 लाख के। एनी हाउस वॉट एवर इट इज, ठीक है जी। तो ये जो है ये कैपिटल गेन आएगा, क्लियर है। और वो कहता है कि जी इन जून 2005 इसने 8 के 8 प्लॉट बेच दिए जी 50 लाख के। तो ये टैक्स कब लगेगा? 5/6 में लगेगा। मैंने आपको पहले भी बोला था, जब आप अपना कैपिटल एसेट स्टॉक एंड ट्रेड में कन्वर्ट कर देते हैं तो इन द ईयर ऑफ कन्वर्जन टैक्स नहीं लगता, बट इन द ईयर ऑफ सेल उसमें 2 टैक्स लगेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं, 45 लाख रुपए माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, 8 लाख रुपए से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और ये कौन सी साल की बात कर रहा हूं? 5/6 प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूं। तो उस 5/6 की प्रीवियस ईयर में रिटर्न मैंने कैसे भरी होगी? 45 लाख माइनस 8 लाख की इंडेक्सेशन, सॉरी इंडेक्सेशन तो मिलेगी ही नहीं, ठीक है, आपने उसी साल में कन्वर्ट कर दिए थे। सो 45 लाख माइनस 8 लाख, 37 लाख विल बी टैक्सेबल एज ए कैपिटल गेन, और 5 लाख रुपए विल बी टैक्सेबल एज अ पीजीबीपी। बट ये कौन सी साल की बात है? फिर से बोल रहा हूं, 2005-6 की बात हो रही है। आर वी गुड? आगे बढ़ते हैं जी।
कहता इन द सेम ईयर कौन सा 5/6 2005-6 के अंदर कहता है इसने एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली 45 लाख रुपए की, और वो कहता है 5 लाख रुपया कंस्ट्रक्शन करवा दी उसमें एक और फ्लोर, कब? जून 2006 में, दैट इज 6/7 में अगले साल में। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन घर की पता लग गई और इंप्रूवमेंट भी पता लग गई 5 लाख रुपए की, और ये घर आपने हमारे साल में 2021 में बेच दिया 90 लाख रुपए का। वैल्यूएशन एडॉप्टेड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन कितनी है? 1,36,50,000। हमने कहा सर 90 लाख को क्रॉस लगा दो, अब तो इसी हिसाब से टैक्स लगेगा बाय द वर्च्यू ऑफ 50C, क्योंकि ये 99 लाख, 90 लाख में 10% भी ऐड कर दूं तो 99 लाख बनता है, उसके तो बहुत ज्यादा है। और असेसी ने रिक्वेस्ट की वैल्यूएशन ऑफिसर से कि सर इतनी है नहीं जितनी आप बोल रहे हैं, और वैल्यूएशन ऑफिसर देखिए उससे भी ज्यादा बढ़ाकर बोल रहे हैं, तो हमने कहा कि सर आप बढ़ा नहीं सकते, आप कम कर सकते थे, तो फिर आपकी वैल्यू भी किसी काम की नहीं है। ब्रोकरेज इज 1%, ये कल भी आया था जी, 0.1% ऑफ 90 लाख, 1% ऑफ 90 लाख, ठीक है। और सेल कंसिडरेशन वॉज पेड बाय सी। और वो कहते हैं टैक्स कंप्यूटेशन बताइए जी, रेलिवेंट असेसमेंट ईयर्स विद द रीजनिंग, ठीक है। तो इसके अंदर मैं अगर ये क्वेश्चन होता तो 2 असेसमेंट ईयर्स के टैक्स कंप्यूट करता, एक तो 6-7 का, क्योंकि 5-6 के अंदर आपने उस प्रॉपर्टी को बेचा था, और वो मैंने आपको बताया कि जी इन्होंने सिर्फ करंट ईयर का ही लिया है, ठीक है। और फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स की कोई भी ट्रीटमेंट आंसर में नहीं दिखाई है, जो कि गलत है। मैं होता तो 2006-7 असेसमेंट ईयर 6-7 के अंदर कैपिटल गेन दिखाता 37 लाख का, ये लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और पीजीबीपी की इनकम भी दिखाता 5 लाख। ये ऊपर वाला 37 लाख कैसे आया? 45 - 8, और नीचे वाला कैसे आया? 50 - 45, ठीक है। तो ये मैं दिखाता असेसमेंट ईयर 6-7 के अंदर, फिर यहां से क्वेश्चन आपका शुरू होता है, ठीक है। तो अब आपने जो 5-6 के अंदर एक और प्रॉपर्टी खरीदी थी उसकी बात हो रही है, वो आपने कितने की बेची ये तो सबको समझ में आ रहा है, 136,50,000 कैसे आया? क्लियर है जी। फिर ब्रोकरेज माइनस की 90,000 की, और हमारे पास नेट कंसिडरेशन आ गई 135,60,000। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इसमें 1 साल का फर्क है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपने घर 45 लाख का खरीदा था 5-6 में खरीदा था, और जो आपने इंप्रूवमेंट करवाई है वो 6-7 में करवाई है, जून 2006 में, तो वो 6-7 में बन गया। तो फिर ट्रांसफर का ईयर तो दोनों में सेम है, इसलिए न्यूमरेटर में 301 है, लेकिन डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है जी, 117 और 122, और वो हमने माइनस करके जी इसमें से आ गया 7,49,470। इसके ऊपर जो टैक्स है नील स्लैब रेट उसने एडजस्ट कर दिया आपका, और उसके ऊपर टैक्स निकाल दिया जी 20% के हिसाब से, अज्यूमिंगली इसकी कोई और इनकम नहीं है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नील स्लैब रेट में एडजस्ट हो जाता है। कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, हो जाएगा। बताइए जी, कुछ प्रॉब्लम है तो? ये एडजस्टमेंट नहीं कहीं पे। असेसमेंट ईयर 2006 और असेसमेंट ईयर 2007 6-7 के अंदर ये टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि पहले 8 प्लॉट थे ना, वो 8 प्लॉट आपने बेचे, फिर नया घर ले लिया, तो 2 ट्रांजेक्शन है, एक पहले 8 प्लॉट बेचे उसकी टैक्सेबिलिटी है, और एक जो आपने घर बेचा खरीद के उसकी टैक्सेबिलिटी, ठीक है। तो वो प्लॉट बेचे हैं जी 6-7 में, तो उसका टैक्स लग गया, बिकॉज वो कन्वर्ट हुए थे स्टॉक इन ट्रेड में, तो 2 तरह के गेन है, कैपिटल गेन और पीजीबी। सिंपल है, चलेंगे आगे। आइए जी इलस्ट्रेशन 62 कवर अप कर रहे हैं। मिस्टर रॉय, एज है जी 55 ईयर्स, ठीक है जी, सीनियर सिटीजन नहीं है, रेजिडेंशियल हाउस है गाजियाबाद के अंदर, और ये इन्होंने कब खरीदा था? 86 में 6 लाख रुपए का, फेयर मार्केट वैल्यू बताइए 18 लाख, तो 6 लाख को क्रॉस कर देता हूँ, 18 लाख रुपए विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बेच कितने का दिया? 2021 में बेच दिया जी 53 लाख रुपए का, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 85, 53 को भी क्रॉस लगा लेते हैं, 85 लाख रुपीज इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। और वो कह रहे हैं 2% ब्रोकरेज ली है, ब्रोकरेज किसकी दी होगी? 2% 53 की। सो ये सॉल्यूशन में आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है। 85 लाख
स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50C की वजह से आ गया, और लेकिन आपने जो 2% ब्रोकरेज पे की थी वो 53 लाख के ऊपर 1,06,000 रुपया नेट कंसिडरेशन आ गई 83,94,000। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 18 लाख इंटू 301 डिवाइडेड बाई 100, ये भी आ गई जी हमारी 29,600 तक पहुंच गए हैं हम। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं जी, प्लीज मेरे साथ ही रहिएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। मिस्टर रॉय ने एक और रेजिडेंशियल हाउस खरीद लिया जी कोलकाता के अंदर 10, 12, 20 को। तो हमने कहा सर सेक्शन 54 घर के बदले घर, और बल्कि आप तो 2 घर ले सकते थे क्योंकि आपका तो कैपिटल गेन कितना है, सिर्फ और सिर्फ 29,76,000, 2 करोड़ को एक्सीड नहीं करा। आप तो 2 घर भी ले सकते हो 54 के अंदर। एक घर ले लिया, और क्या 2 साल के अंदर अंदर ले लिया? जी हाँ, क्योंकि आपने बेचा कब था? नवंबर में, और दिसंबर में ही 1 महीने के अंदर अंदर आपने अगला घर परचेज कर लिया। कितने का? 10 लाख रुपए का। ठीक है, कहते हैं 7 लाख रुपए मैंने जमा करवाए हैं 10/4/21 को, और 5 लाख रुपए जमा करवाए हैं 15/6/21 को कैपिटल गेन बॉन्ड्स ऑफ द रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के अंदर। ठीक है, तो हमने कहा सर 54 EC में भी आना चाहते हो, कोई बात नहीं, कॉम्बिनेशन भी मिल जाता है, बट शर्त क्या है? 6 महीने के अंदर अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। आपने 2 बार में इन्वेस्ट किया, एक 7 लाख और एक 5 लाख। पहले 7 लाख को चेक कर लेते हैं। आपने घर का बेचा था 4/11 को, 3 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 3 मई तक की डेट थी इन्वेस्ट करने की। ठीक है, समझ में आया आपको? 4 की जगह मैंने 3 कर दिया और 1 महीना बढ़ाया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो पहला आपने कब इन्वेस्ट किया? 7 लाख 10 अप्रैल को। हमने कहा सर बिल्कुल ठीक है। और दूसरा कब किया? 15/6 को। हमने कहा सर ये लेट हो गई, ये 5 लाख की आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। तो अगर आप अगले पेज के ऊपर देखेंगे मेरे साथ, तो 10 लाख रुपए का घर है, इसको ओके लगा लीजिए, और 7 लाख रुपए के जो बॉन्ड्स हैं इसको भी आप ओके लगा लीजिए। 5 लाख रुपए की जो बॉन्ड्स है उसकी एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। आप आगे पढ़ते हैं जी क्वेश्चन। 10 और 7 हमने कर लिया। अब वो क्या कहते हैं कि जी इसने 4 लाख रुपए और 3 लाख रुपए CGAS अकाउंट में भी जमा करवाए हैं। हमने कहा सर घर खरीद तो लिया, अब आप अकाउंट में क्यों जमा करवा रहे हैं? क्योंकि ये 2 घर खरीद सकता था, तो इसने एक घर तो खरीद लिया, और वो कहता है दूसरे घर के लिए अभी जो पैसे हैं वो मैं अकाउंट में जमा करवा रहा हूं, बट कब तक? रिटर्न भरने से पहले, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। और ये आपने कब जमा करवाए हैं? 4 लाख रुपए 6/7 को। तो मैंने आपको बताया है असेसीज जो कि नॉन रिटर्नेबल, जिनकी टैक्सेबल ऑडिट की फाइल नहीं होती है, उनके लिए डेट क्या है? 31 जुलाई। ठीक है, और अगर आपका ऑडिट केस है तो करंट ईयर से डेट क्या हो गई? 31/10। ठीक है, और दूसरे पैसे आपने कब जमा करवाए हैं? 1/11 को। हमने कहा सर चाहे ऑडिट हो चाहे नॉन ऑडिट हो, आप तो दोनों को एक्सीड कर गए। 1 अक्टूबर के बाद पैसे जमा करवाए, ये 3 लाख की आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। तो ये 4 लाख रुपए और आपको एग्जाम हो जाएंगे। कौन से सेक्शन में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 54 में, क्योंकि CGAS 54 में इसने जमा करवाया। इसने क्या बोला कि सर 2 घर खरीदूंगा, एक 10 लाख का और एक 4 लाख का। ठीक है, तो 10 लाख तो आपने इन्वेस्ट कर दिए, बट 4 लाख अभी इन्वेस्ट नहीं किए। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप अकाउंट में जमा करवा दो, बट ड्यू डेट ऑफ रिटर्न से पहले। तो 3 लाख क्यों नहीं मिला समझ में आता है? क्योंकि आप वो ड्यू डेट के बाद जमा करवा रहे हैं। आर वी गुड? तो ये 14 लाख और 17 लाख हमने माइनस कर दिया 29 लाख में से, और ये बचा जी 876, उसमें नील स्लैब रेट एडजस्ट कर दिया, नीचे उसने कैलकुलेट किया है। देखिए जी, इसमें से नील स्लैब रेट 2.5 लाख का माइनस कर दिया। 2.5 लाख क्यों? क्योंकि 55 ईयर्स के हैं, और इतने के ऊपर 20% के हिसाब से टैक्स हो गया। बताइए जी, कोई प्रॉब्लम है तो? क्लियर है? Miss Gunjan purchased a land a cost of 50 lakhs in the financial year 1-2, और वो तब से इनके पास कैपिटल एसेट है कब तक? 31 अगस्त 13 तक। उसके बाद इन्होंने रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू किया 1 सितंबर 13 को, और इसे स्टॉक एंड ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया। उस दिन इसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी 3 करोड़ 20। तो 3 करोड़ 20 माइनस 50 लाख की इंडेक्सेशन वैल्यू। ठीक है, ये तो होगा कैपिटल गेन, लेकिन 3 करोड़ 20 के बाद आपको जो एप्रिसिएशन मिल रही है वो सारा PGBP के अंदर टैक्सेबल रहेगा। यहां तक ओके? क्लियर है ना? आइए जी, फिर वो कहते हैं कि जी ये प्लॉट थोड़ा सा बड़ा था, और इन्होंने यहां पर 8 फ्लैट्स बना दिए जी, इक्वल साइज, क्वालिटी एंड डायमेंशंस के।
कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक फ्लैट की 36 लाख है, आपने तो कितने फ्लैट बनाए 8, 36 लाख इंटू 8। कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड इन द जनवरी 21 जो हमारा साल है, और 5 फ्लैट आपने फरवरी के अंदर बेच भी दिए, 5 फ्लैट्स आपने फरवरी में बेच दिए। एक फ्लैट कितने का 90 लाख रुपए का। क्लियर होता है आपको? माइंड माई वर्ड्स। मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर आप एक कैपिटल एसेट को स्टॉक एंड ट्रेड में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसका ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी कब है, जब वो ट्रांसफर होगा, लेकिन यहां पे तो ये फुली ट्रांसफर हुआ ही नहीं। ठीक है, आपने 8 फ्लैट बनाए थे, उसमें से अभी सिर्फ 5 बिके हैं, तो प्रपोर्शनेट ही टैक्सेबल होगा, 5 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, बाकी 3 के ऊपर, क्योंकि वो अभी तक बिके ही नहीं, उस पर मैं टैक्स कैसे दूंगा, उसके ऊपर आपको टैक्स अभी देने की जरूरत नहीं है। चलिए जी, फिर वो कहते हैं 70 लाख रुपए इन्होंने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया, ना है क्या? तो हमने कहा सर 70 क्यों कर दिए, 50 की ही लिमिट मिलती है, 50 की ही लिमिट मिलती है। कैपिटल गेन्स आपसे जानना चाहते हैं, आइए जी कैपिटल गेन्स देखिए जी। कैपिटल गेन भी सारे नहीं लगेंगे, 5/8 करेंगे। इसने ना 5/8 थोड़ा नीचे जाकर किया है। देखिए पहले उसने टोटल का निकाल दिया 3 करोड़ 20, और खरीदे कितनी की थी पूरी जगह 50 लाख की, 50 लाख की इंडेक्सेशन की। लेकिन आपको समझ में आता है ऊपर 220 क्यों है, क्योंकि 2013 में कन्वर्ट किया था, 13-14 में, 20-21 में कन्वर्ट नहीं किया। 301 नहीं लिख देंगे न्यूमरेटर में, बटे 100 है, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय 220 किया है। 220 इसलिए क्योंकि 13-14 में कन्वर्ट हुए हैं, और उस तक तो गेन कितना आया 2 करोड़ 10 लाख का। लेकिन ये पूरा का पूरा भी नहीं जमा करवाना, क्योंकि पूरा कैपिटल एसेट अभी नहीं बिका, अभी कितना बिका है 5/8, तो 2 करोड़ 10 लाख का 5/8 ही आपको अभी टैक्स जमा करवाना है, विच इज 1 करोड़ 31 लाख 25,000। सभी यहां तक पहुंचे तो बताइए। ठीक है, कैपिटल गेन पूरा नहीं जमा करवाना, क्योंकि कैपिटल गेन आपको उस साल जमा करवाना होता है जिस साल आपके एसेट बिक जाते हैं। तो इस साल बिके तो हैं, लेकिन सारे नहीं बिके, 8 में से 5 बिके, तो अभी आपको 8 में से 5 के ऊपर ही टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। तो 2 करोड़ 10 लाख का गेन 8 के पीछे था, तो 5 के पीछे कितना होगा? चले, इसमें से 50 लाख रुपए आपने माइनस कर दिए कैपिटल गेन, और 81,25,000 रुपए आपको टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। बाकी इनकम तो है पीजीबीपी। ठीक है जी, पीजीबीपी के अंदर आ रहे हैं। तो वो कहता है कि जी 5 फ्लैट कितने के बिके, 4.5 करोड़ रुपए के, क्योंकि 90 लाख रुपए का एक फ्लैट था, तो 5 बेचे तो 4.5 करोड़ रुपए। और इनकी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड कितनी थी, तो मैंने आपको बताया था जो ऊपर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती है वही हमारी क्या बन जाती है, फेयर मार्केट वैल्यू को ही यहाँ पे कॉस्ट मान लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि 3 करोड़ 20 के बियॉन्ड जो है, बट 3-20 तो कितने का था 8 का, तो 5 की लैंड की कॉस्ट कितनी थी 2 करोड़। सिर्फ लैंड, और फ्लैट्स की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उसने अलग से ऐड की है। 36 लाख रुपया एक फ्लैट को बनाने में लगा, तो 5 के पीछे 1 करोड़ 80, तो पीजीबीपी की इनकम आई जी 70। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसलिए टेक्निकल था क्योंकि इसमें 5/8 करना था। चलेंगे आगे। फाइन जी, दैट इज इट।